आईजीएनसीए बुक सर्कल प्रोग्राम के अंतर्गत आज जो हम जिस पुस्तक का लोकार्पण और जिस पर परिचर्चा करने जा रहे हैं, विदेश में हिंदी पत्रकारिता, 27 देशों की हिंदी पत्रकारिता का सिंहावलोकन। ये पुस्तक 4 खंडों में 22 अध्याय में 27 देशों में जो हिंदी पत्रकारिता, उसके साथ साथ और भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। वहाँ पर संस्कृत को लेके किस तरह की शिक्षा है, किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो इंडोलॉजिकल स्टडीज़ हों, इंडिक स्टडीज़ हों, उसके साथ साथ और भी वहाँ पर भारतीय विद्या को लेके विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी भी जानकारी इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। मुख्य पत्रिकाएं, रेडियो के माध्यम से दी जाने वाली इस तरह की न्यूज़ और व्यूज़, इवन इसमें फिल्म और टेलीविज़न को लेके भी बहुत ही कुछ रोचक जानकारी आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ इसमें भारतीय या प्रवासी भारतीय नहीं, वहाँ पर जो विद्वान हैं उनके योगदान को भी ये पुस्तक दर्शाती है। प्रवासी भारतीय हैं, उनको भारत के बारे में एक सही जानकारी होना, उसके लिए हिंदी पत्रकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें जानकारी मिलेगी कि हिंदी भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी हिंदी को लेके बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और करने भी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इस राष्ट्रीय कला केंद्र में इस पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है। और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व 2019 में इसी राष्ट्रीय कला केंद्र ने मेरी इन पत्रिकाओं के संग्रह की प्रदर्शनी भी आयोजित की थी 5 दिन तक। तो इसलिए मैं राष्ट्रीय कला केंद्र का बहुत आभारी हूँ। तो मैं उन सब का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्य के लिए विभिन्न देशों से मुझे सहयोग प्रदान किया। दरअसल मैं एक वाणिज्य का विद्यार्थी रहा, लेकिन शुरू से एक हिंदी भाषी प्रदेश उज्जैन में पढ़ाई लिखाई होने के कारण पत्रकारिता से लगाव रहा और नई दुनिया समाचार पत्र ने हमें पढ़ने और लिखने के लिए भी प्रेरित किया। इंदौर से प्रकाशित होने वाला, जिसमें राहुल बारतुचे भी और राजेंद्र माथुर जी जैसे संपादक हुआ करते थे। तो लगभग 1995 में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से मैंने हिंदी दैनिक समाचार पत्रों पर कार्य करके PhD प्राप्त की। लेकिन मेरा इस क्षेत्र में रुचि जागृत हुई जब 1999 में विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में भाग लिया। आदरणीय हरिवंश जी भी उस समय उस सम्मेलन में आए थे। तब राहुल देव जी और विजय जी ने मेरी आपसे भेंट कराई थी। उसके बाद तो आपने बहुत उच्च पद आसीन कर लिया है, लेकिन मुझे वो याद है और ख़ासकर वो आपका पत्रकारिता के दौर से भी मैं परिचित रहा हूँ। तो वहाँ जाकर मुझे लगा कि हिंदी का फलक कितना व्यापक है और इस क्षेत्र में कुछ काम किया जाना चाहिए। और वहाँ पर मुझे कुछ पत्रिकाओं को भी देखने को मिला, तो मेरी रुचि जागृत हुई, तब ये किया। और ख़ासकर मैं राजभाषा के क्षेत्र में रहा, तो आप जानते हैं कि राजभाषा के क्षेत्र में रहते हुए व्यक्ति, जो भी हमारे प्रशासन में काम करने लोग हैं, हिंदी भाषी होने के बावजूद हिंदी को किस निगाह से देखते हैं, ये मुझे बड़ा थोड़ा अजीब लगा कि हमारी भाषा की अवहेलना कितनी होती है। तो मुझे ऐसा लगा ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे हिंदी को प्रतिष्ठा मिले और ये बताया जाए कि हिंदी की वैश्विक स्थिति कितनी व्यापक रही है, चाहे वो 150 साल पहले है, 200 साल पहले है। तब मैंने एक कार्य शुरू किया और ख़ासकर जब लंदन से आने के बाद मैंने विभिन्न देशों में हिंदी के इतिहास का अध्ययन किया। और वहाँ से जब मैं सूची तैयार करता गया, अगर मैं इस देश का अध्याय पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती थी, अगर मैं ब्रिटेन का अध्ययन कर रहा हूँ तो इतने देशों का अध्ययन करने के बाद मेरे पास उस समय तो लगभग 10 देशों की 50 पत्रिकाओं की सूची बनी थी। और 2007 में जब न्यूयॉर्क का विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो मुझे नेशनल आर्काइव ने उन पत्रिकाओं को लेकर वहाँ पर एक प्रदर्शनी छोटी सी लगाई थी। उसके बाद मुझे लगातार मैं संदर्भ ढूंढता रहा और उसके साथ ऐसा लगा कि ये तो क्षेत्र बहुत व्यापक है। और ख़ासकर कुछ ऐसे ऐतिहासिक अखबार रहे, यदि मैं जिक्र करूं तो इंडियन ओपिनियन जो 4 भाषाओं में निकला, उसके बाद फिजी की और मॉरिशस की तो पत्रकारिता इतनी मुझे व्यापक लगी कि उस पर तो हम अलग से पुस्तक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये काम शुरू होने के बाद कई यूरोप के देशों की भी नज़र गई और मेरा ये मानना था कि अगर किसी भी देश से एक व्यक्ति ने एक भी पत्रिका हिंदी में निकाली है तो उसका योगदान और समर्पण हिंदी के प्रति है, तो उसका जिक्र भी इस पुस्तक में ज़रूर होना चाहिए। इसलिए मैंने हंगरी और बल्गारिया जैसे देश को भी सम्मिलित किया, जहाँ पर शायद 1 और 2 पत्रिका ही निकाली। मुझे याद आता है कि एक उसमें जो जिक्र मैंने जब पता चला था कि मैं कुछ लोगों के लेख पढ़ता रहा
जिन्होंने विश्व में हिंदी पत्रिकाओं पर लिखे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन पत्रिकाओं में जब शोध कार्य शुरू किया कि उनमें जो जानकारी दी गई है शायद वो आधी अधूरी जानकारी है या उसमें गलत तथ्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो मैंने लगातार ये शोध किया कि वो सही जानकारी प्रस्तुत करो। जैसे मुझे याद आ रहा है, जब मैं हंगरी का इतिहास देख रहा था तो हंगरी के एक भारतविद हैं एलेक्जेंडर चोमा दे करोरा। 1784 में जन्म हुआ, 1842 में उनका निधन हो गया। लेकिन वे इतने एशिया के देशों का अध्ययन करना चाहते तो साधनों के अभाव में वो पैदल चलकर भारत आ गए, वो तिब्बत चले गए। और उनकी जो एक डायरी ऑफ अलेक्जेंडर चोमा, उनकी कविताओं की जो किताबें प्रकाशित हुई 7 भाषाओं में प्रकाशित हुई 1977 में, तो उसमें एक भाषा हिंदी भी थी और उसकी वो पत्रिका दीन पत्रिका रूप में 1970 में हस्तलिखित निकली। और एवा अरादी हंगरी की है, उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद करके हस्तलिखित निकाली। अब वो दीन पत्रिका का जिक्र तो आ रहा था, लेकिन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? मैंने एवा अरादी का कहीं से ईमेल प्राप्त किया, उनको मैंने ईमेल भेजा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कुछ महीनों बाद मुझे वो पत्रिका हंगरी से डाक से 2 पेज के पत्र के साथ मुझे भेज दी और वो मूल पत्रिका मुझे मिली। तो इस तरह ये जो एक शोध का कार्य था। इसी प्रकार जब मैं रूस का अध्याय लिख रहा था तो मुझे पढ़ने को मिला कि वहाँ से एक नीक पत्रिका निकलती थी, वो हिंदी में निकलती थी। लेकिन जब मैंने ये पता किया तो पत्रिका तो रशियन भाषा में निकलती, उन्होंने कहा नीक हिंदी में निकलती थी, नीक अवधी भाषा का शब्द है इसलिए इसका नाम नीक रख दिया गया। लेकिन वो रशियन की पत्रिका थी और उसका जो टाइटल था, उसका शॉर्ट नाम था रशिया में नोवोस्तो इंडिये स्कोपो कीनो, यानी भारतीय सीमा के ताज़ा समाचार। और वो हमारे विद्वान बारानिक्यू निकालते थे। बारानिक्यू आप जानते हैं हिंदी के कितने विद्वान हैं, रामचरितमानस पर उन्होंने काम किया। तो इस प्रकार मैंने जितने साक्ष्य इकट्ठे करने का प्रयास किया उन देशों से संपर्क करके कि वहाँ पर उसको किसी भी रूप किया जाए। और इसके लिए मैंने लगभग मैं चाहे दक्षिण अफ्रीका गया, मॉरिशस गया, फिजी गया। खासकर एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन के वेस्ट वैली विश्वविद्यालय में गया तो मुझे देखकर ये दुख हुआ कि इंडियन ओपिनियन की फाइल हिंदी की बड़ी दुरावस्था, बड़ी बुरा अवस्था में उस फाइल थी। तो मुझे ये भी लगता है मॉरिशस में आप देखेंगे कि जो हमारा पहला पत्र शुरू हुआ हिंदुस्तानी जिसे मणिलाल डॉक्टर ने किया, उसके केवल 2 ही अंक अब बचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी अद्भुत विरासत है, इसके हमको संरक्षण की भी आवश्यकता है। और कई काम ऐसे हुए, जैसे एक जिक्र करना चाहूँगा मैं भवानी लाल सन्यासी का, जो इंडियन ओपिनियन का हिंदी वाला पक्ष देखते थे, और उन्होंने एक अद्भुत अखबार निकाला हिंदी, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपता था। मेरे ख्याल से इन पत्र पत्रिकाओं पे अलग से काम हो सकता था। हिंदी के अगर संपादकीय, मैं उसके कम से कम पूरे अंक लगभग हिंदी के लेकर आया, तो उसके संपादकीय अद्भुत संपादक हैं। दिवाली विशेषांग में वो लिखते हैं, आप क्या यहाँ दिवाली मना रहे हो, हमारे भारत में हमारे लोगों का दिवाला निकल रहा है, ये कैसी दिवाली। इस तरह इतने अद्भुत संपादकीय, तो उनसे मुझे उन सारी पत्रिकाओं के अध्ययन से ये भी मुझे लगा, चाहे वो इंडियन ओपिनियन हो, चाहे इस तरह के अखबार हो, कई देशों के अखबार है, जिस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता का योगदान रहा, उसी प्रकार विदेश से निकलने वाले हिंदी पत्रिकाओं के आप कंटेंट देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि उन पत्र पत्रिकाओं का भी उन देशों में योगदान रहा। क्योंकि वो पत्रिकाओं का, मॉरिशस फिजी की पत्रिकाओं का वो देखेंगे तो उसमें लिखा होता था कि भाई हमारा देश गुलाम है, इसलिए हमारे यहाँ भी 2 दर्जे का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि बोले आप जिस देश के वासी हो वो तो गुलामी में जी रहा है, इसलिए हमें उस देश की स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। और ख़ासकर अगर हम बात करें, अगर खैर वो तो बहुत बहुप्रचलित आपदार है गदर अखबार, उसके अलग अलग भाषाओं में अंक हमें दिखते हैं। हिंदी में भी निकला, बहुत ढूंढा, लेकिन पंजाबी मिल गया, उर्दू मिल गया, गुजराती मिल गया, लेकिन वो नहीं मिल पाया अभी तक। मैंने आदरणीय श्रीधर जी से भी निवेदन किया, तो वो देखिए वो भी कितनी भाषाओं में निकलता था और कितनी दूर दूर तक जाता था। तो इस प्रकार ये पत्रकारिता का योगदान रहा। लेकिन अभी इस कार्य में करने में अनेक संभावनाएं मैं देखता हूं, क्योंकि अभी इसका ये तो एक सूचनाएं आ गई है कि क्या छपता था। मैंने कोशिश ये की है कि वहाँ पर शुरू में भारतीय कैसे गए, वहाँ पर हिंदी कैसे आई और उसके बाद पत्रकारिता कैसे बढ़ी, उसको भी मैंने संक्षिप्त में देने का प्रयास किया है। लेकिन अभी इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी भी बहुत कमियाँ हैं, अभी इसमें बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। जैसे उन पत्र पत्रिकाओं की हम भाषा का विश्लेषण करें, उनकी सामग्री का विश्लेषण करें। खासकर जो दुर्गा मॉरिशस की पत्रिका है हस्तलिखित, उसका तो खैर उस पर काम किया गया है, गोयनका जी ने कार्य किया, लेकिन अभी भी उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। किस तरह हाथ से 64 पेज की एक पत्रिका निकाली जाती थी, हर एक व्यक्ति के पास जाती थी, लिखा जाता था कि भाई कलम और स्याही की व्यवस्था नहीं है, आप अपने तरफ से कलम और स्याही का प्रयोग कीजिए।
हमारे पास तो दोने की व्यवस्था नहीं है। ये भी उसमें लिखते थे कि इस पत्रिका में घासलेटी साहित्य नहीं छपेगा, मतलब जो भी होगा उसमें उसके सारे अंक विदेश मंत्रालय ने छाप दिए 3 खंडों में। सारे मेरे पास है कि भाई किस तरह उन्होंने भाषा के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए अपनी उसमें बात कही। फिर इसके साथ मैंने ये भी प्रयास किया कि जो अब खासकर प्रिंट के साथ साथ अब छपाई बंद हो रही पत्रिकाओं की, ई पत्रिकाएँ आ गई है, तो मैंने कोशिश की कि जो अभी ई पत्रिकाएँ निकल रही है उनके बारे में भी इससे विवरण देने का प्रयास किया। उसके बाद जो हिंदी रेडियो और टेलीविज़न विभिन्न देशों में है उसकी जानकारी भी जहाँ तक मुझे मिल सकी पूरी खोजबीन करके इसमें मैंने देने का प्रयास किया है। इस पर बहुत काम हो सकता है। इसमें जो विज्ञापन छपते थे वो बड़े रोचक विज्ञापन छपते थे, उस पर भी अलग से कार्य हो सकता है। मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया की एक हिंदी प्रचार पत्रिका निकली, 20 सालों तक निकली और कम से कम 24 पेज की निकली। उसमें ऑस्ट्रेलिया की विमान कंपनी के विज्ञापन हिंदी में छपते थे। ये ऐसे कई रोचक तथ्य, अगर हम इनके ऊपर और कार्य करेंगे, निश्चित रूप से इसमें अभी बहुत कमियां भी हैं। शायद हमारे अतिथिगण या इतना मेरा सौभाग्य है कि हिंदी पत्रकारिता के भारत के जो शीर्षस्थ व्यक्ति हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से प्रशंसा नहीं, अगर कुछ कमियां भी होंगी तो वो अवश्य बताएं, ताकि इसके जब अगले संस्करण आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें उनको सुधार किया जाए। और नेशनल बुक ट्रस्ट ने कहा है कि हम इसे अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद कराना चाहेंगे, उन्होंने कहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ। पत्रकारिता यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। इसमें संदेह नहीं कि मीडिया किसी देश की वैचारिक मेधा का प्रतिनिधित्व करता है, जनसाधारण की दशा भी बताता है और उसे दिशा देने का काम भी करता है। कारण यह है कि आम जन को यह उसकी विचारधारा को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखता है। अपने देश काल को अक्षुण्ण करने में हिंदी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इसके संघर्ष और इसकी ऐतिहासिकता को संरक्षित करने का यह संभवतः प्रथम प्रयास है, जिसके लिए इस पुस्तक को, जैसा भी बताया गया, कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। भारतवंशियों के प्रवास गमन के साथ साथ हमारा जो एक कल्चरल शॉक रहा, उसके बीच में कैसे आप अपनी संस्कृति को बचाते हैं, उसकी मूल्यवत्ता, उसके स्वरूप में कई तरह के बदलाव होते रहे, जिसे उस कालखंड की पत्रिकाओं ने आत्मसात किया, हृदयंगम किया। 1999 में आयोजित छठे विश्व हिंदी सम्मेलन में जवाहर जी ने पत्रकारिता के बदलते स्वरूप को समेकित करने की आवश्यकता को महसूस किया, जो धीरे धीरे एक संकल्प, एक अभियान में बदल गया। अनेक देशों में यात्राएं करते हुए आपने विगत 120 वर्षों में 27 से अधिक देशों में प्रकाशित लगभग 150 पत्र पत्रिकाओं की पड़ताल की, उनका अध्ययन किया और समय समय पर जिनकी प्रदर्शनियां लगाकर अपने संकल्प को पोषित करते रहे। इस क्रम में आपने प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दृश्य श्रव्य माध्यमों से मुखरित होती पत्रकारिता के स्वरूप को भी संकलित किया। यह सर्वविदित है कि स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी पत्रकारिता किसी अभियान का स्वरूप लेकर उजागर हुई और पत्रकारों ने छोटी बड़ी पत्रिकाओं के माध्यम से न केवल अपनी आवाज़ आम जन तक पहुंचाई, बल्कि जन आंदोलन में प्राण फूंकने का भी काम किया। नतीजा यह है कि कई पत्र जब्त कर लिए गए, कुछ को गुप्त रूप से प्रकाशित किया जाने लगा और कुछ अल्पकाल में ही समाप्त हो गए। पत्रिकाएं इस संघर्ष का दस्तावेज बनी, मगर पत्रकारिता की इस ऐतिहासिक यात्रा को संजोने का महत्वपूर्ण दस्तावेज बना जवाहर कर्नावट जी का यह उल्लेखनीय प्रयास। पिछले 120 वर्षों की यात्रा में पत्रकारिता के सामने कई तरह के मौसम आए, कई तरह की चुनौतियां आईं, जिन्हें संकलित करने का प्रारंभ जवाहर जी ने वर्ष 2002 से किया। भारत की तरह ही विदेशों में भी हिंदी पत्रकारिता का गौरवशाली इतिहास रहा है। कहना ना होगा कि यह पुस्तक पाठकों को हिंदी पत्रकारिता के वैश्विक परिदृश्य से रूबरू कराती है, उस गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराती है जिसे सुव्यवस्थित तौर पर अध्ययन किए जाने की अत्यंत आवश्यकता थी। प्रवास में भारतवंशियों के संवाद का माध्यम बनी हिंदी पत्रकारिता ने अपने भीतर उस समय के सांस्कृतिक आघात, भावात्मक अवसाद और विदेशी ज़मीन पर अपनी पहचान बनाने के संघर्ष की दास्तान को अपने भीतर समेट रखा है, जिसे जानना रोचक भी है और ज़रूरी भी। भिन्न देशों में विकसित होती वैचारिक मेधा, उनके बीच अपनी सांस्कृतिक संपन्नता को बचाए रखने की अदम्य जिजीविषा और मनोरम रचनात्मकता के साथ इस अद्भुत यात्रा का ग्राफ इन पत्रिकाओं से जाना जा सकता है। इस पुस्तक की खासियत यह है कि यह अत्यंत सुव्यवस्थित तरह से विभिन्न देशों की पत्रकारिता को अलग अलग खंडों और अध्यायों में रखती है, जिससे पाठक को वस्तुस्थितियों को समझने और जानने में बहुत सुविधा होती है। उदाहरण के लिए
कुछ तो उदाहरण जवाहर जी ने कह दिए हैं, मैं कुछ और देना चाहूँगी कि गिरमिटिया देशों में का जो खंड है उसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलग खंड में रखा गया है। यूरोपीय देश और एशिया महाद्वीप के देशों को अलग खंड में रखा गया है। किन देशों में हिंदी पत्रकारिता को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किन संस्थाओं ने अपना सहयोग दिया और वे कौन से भाषा विद्वान थे जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता की मशाल को थामा और जिनके प्रयासों से विदेशों में हिंदी पत्रकारिता को प्रश्रय मिला, ऐसी जानकारी इस पुस्तक की गुणवत्ता को रेखांकित करती है। अच्छी बात यह थी कि ये शोधपरक पुस्तक है बिल्कुल ही, लेकिन इसको बहुत ही रोचक बना करके रखा गया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को आपको मिलेंगी। और न्यूजीलैंड में प्रिंट मीडिया के साथ साथ हिंदी रेडियो की भी बातचीत की गई है, जो वर्ष 1979 में ऑकलैंड में प्लैनेट FM गैर लाभकारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत और उसकी भूमिका को जानना बहुत रोचक है। इसी प्रकार फेस टीवी, जो पहले ट्राइएंगल टेलीविज़न कहलाता था, न्यूजीलैंड में सार्वजनिक प्रसारण सेवा प्रदान कर रहा था। फिर स्काई नेटवर्क और अपना टीवी इत्यादि की श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में बर्मिंघम से जगतवाणी मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन 2007 से प्रारंभ हुआ, जिसे ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है। तो देखा जाए तो हस्तलिखित पत्रिका के दौर से ऑनलाइन पत्रिकाओं तक का जो सफ़र है वो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। कुछ बहुमूल्य पत्र, जो जैसा अभी आपके संभाषण में भी हमने महसूस किया कि वो कुछ बहुमूल्य पत्र जो अप्राप्य रह गए, जो नहीं मिल पाए, लेखक को उनकी कमी लगातार बनी रही है और इस पीड़ा को आपने अपनी भूमिका में भी व्यक्त किया है। वे मानते हैं कि फिजी, मॉरिशस ऐसे कई देश हैं जिनकी हिंदी पत्रकारिता का फलक इतना व्यापक है कि जैसा अभी भी उन्होंने कहा कि इस पर अलग से पुस्तक लिखी जा सकती है। कुल मिलाकर के इसमें संदेह नहीं कि यह पुस्तक एक वृहत और श्रमसाध्य शोध का परिणाम है, जो जवाहर जी जैसे हिंदी साधक द्वारा ही संभव है। यह शोध कार्य एक सुदीर्घ यात्रा का प्रारंभिक चरण है, जो निश्चय ही कई नवीन और महत्वपूर्ण शोध का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे इन पत्रिकाओं को एक दूसरी तरह से भी देखने का मौका मिला, क्योंकि मुझे कुछ उन देशों में भी रहने का मौका मिला जिन देशों से ये पत्रिकाएं निकलती हैं, विशेष रूप से ब्रिटेन में और फिजी में। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हमारी जिस हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, विदेश में पत्रकारिता की, उसको कुछ चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहली बात तो यह है कि जैसे सामान्य देश होते हैं और सामान्य पत्रकारिता होती है, इसकी शुरुआत ऐसे नहीं है। आप इन पत्र जो जवाहर जी ने दिया भी है, उन पत्रों के कुछ अंक पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस मजबूरी से, किस अपमानजनक स्थितियों से, कैसी निराशा से और हमारे भारतीय समाज गुजर रहा था जिस समय इसकी शुरुआत हुई। और शायद आपको लगता हो कि ऐसा कहा जाता है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए, जैसे मैं फिजी में था तो आप 1890 के आसपास का पता करेंगे तो दुनिया में आत्महत्या की सबसे ज़्यादा दर फिजी में थी। जवाहर जी ने, जब मैं देख रहा था दक्षिण अफ्रीका की चर्चा की, तो भवानी दयाल भी अपनी पत्रिका के अंदर अपने संपादकीय में ये बात लिखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। 4 पुरुषों पर एक स्त्री जाती थी, लोगों को परिवार ले जाने की इजाज़त नहीं थी, 12-12 घंटे काम करना पड़ता था, सुबह 5 बजे जगा दिया जाता था, जिसको हम कहते हैं वर्चुअली देवर स्लेव्स। सिर्फ एक गिरमिट कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, बाकी तो उनको गुलामी की स्थिति में जी रहे थे। तो ये जो पत्रकारिता है, ये प्रतिकार की पत्रकारिता है, ये संघर्ष की पत्रकारिता है। सबसे पहला पत्र जिसका ये उल्लेख करते हैं वो इंडियन ओपिनियन करते हैं, जो गांधी जी ने लिखा। तो इंडियन ओपिनियन जो है उसको लिखते ही अभी 1 साल शुरू होता है और फिर सत्याग्रह नामक शब्द आ जाता है। तो जो भवानी दयाल की पत्रकारिता है वो क्या पत्रकारिता है? यही सब पत्रकारिता है। धर्मवीर पत्र निकालते हैं और वो बाकी पत्र निकालते हैं। जो मॉरिशस में होता है वो किस तरह की पत्रकारिता है, जो मणिलाल करते हैं। फिजी में आते हैं तो वो सेटलर नाम का अखबार निकालते हैं। देखिए, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत है, वहाँ पर 2-3 प्रमुख चीज़ें शुरू होती हैं इस समाज में, जो हमारा गिरमिटिया समाज है। क्या? पहला, न्यायालय में अपने अधिकार लेना। अभी तक तो उनको बेचारों को, गरीब लोगों को, देहाती लोगों को पता ही नहीं था। दूसरा, पत्रकारिता के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग करना। और मणिलाल को गांधी जी ने इसीलिए तो भेजा था कि लोग न्यायालय में अपनी बात नहीं कह पाते थे। तो जो पहला फेज है
वो चाहे फिजी हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे ट्रिनिडाड हो, वो विद्रोह का, असहमति का, संघर्ष का जो इतिहास है वो लगभग 20-25 वर्षों का इतिहास 1920 तक, जब तक ये गिरमिट प्रथा समाप्त नहीं हुई, वो हमको दिखाई देता है। जिसके संकलन और संपादन के लिए जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, उसके लिए जवाहर जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इसके बाद दूसरा इतिहास शुरू होता है पत्रकारिता का, जब लोग साक्षरता की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने को समझने की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने जिन देशों में उनमें अपना संघर्ष कर रहे हैं। अब उनको गिरमिट प्रथा तो समाप्त हो गई है, जैसे फिजी है तो फिजी के संघर्ष, फिजी को आज़ादी मिले उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी साक्षरता के लिए। जैसे अमीचंद पुस्तकें लिख रहे हैं, पाठ्य पुस्तकें लिख रहे हैं, और हमको ये सारे अखबार, शांति दूत और बाकी सारे अखबार दिखाई देते हैं। तो दूसरा जो इतिहास का जो चरण आता है वो अपने आप को समझना, अपने आप को सुशिक्षित करना, साक्षर करना और अपनी रामायण मंडलियों को, समाज को संगठित करना, ये हमारे सामने आता है। तीसरा जो चरण हमारे सामने आता है वो हमारे सामने आता है जब भारत आज़ाद हो गया 1947 के बाद। तो वो भी अपने पैरों पर खड़े हो गए और फिर एक जिस तरीके से सामान्य पत्रकारिता जिसको हम कह सकते हैं वो हमें दिखाई देती है। और अगर हम चरण कहें तो हम ये कहेंगे कि 2000 बाद के बाद एक चरण दिखाई दे रहा है हमको, जहां पर लेखन का महत्व कम होता दिखाई दे रहा है हमको, बातचीत का। जैसे मॉरिशस में स्पीकिंग यूनियन बना दी गई, डिजिटलाइजेशन का दौर दिखाई देता है, जिस ई पत्रिका की अभी इन्होंने बात की। तो हमको ये जो 4 चरण हैं उसके अलग अलग भाग जो हैं इस पुस्तक में दिखाई देते हैं। तो हम समझते हैं कि विदेश में जो हिंदी पत्रकारिता है उसको समझने के लिए पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण। दूसरी बात जिस तरफ जवाहर जी ने इशारा भी किया और जिसको हमें विशेष रूप से समझने की ज़रूरत है, वो है कि जो विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से अलग नहीं था। तो हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमको इस पत्रकारिता को समझने की ज़रूरत होगी, चाहे वो इंडियन ओपिनियन है, चाहे वो गदर है, चाहे वो सेटलर है। मैंने पुराने अंक पढ़े शांति दूत के, भारत की छोटी से छोटी बात, वहाँ पर भारत में जो आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, वहाँ की हर अंक की जो फ्रंट खबर थी, जो मुख्य पृष्ठ पर जो खबर थी, वो वास्तव में ये खबर थी जो कि भारत की आज़ादी की खबर होती थी। तो हमको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समझना हो तो हमें इसको समझने की आवश्यकता होगी। और जो इन्होंने ये एकेडमिक काम किया उसके कारण से एक काम होगा कि आज से 50 साल बाद भी किसी को अगर पत्रकारिता पर काम करना पड़ेगा तो उन्हें जवाहर कर्नावट की पुस्तक विदेशों में हिंदी पत्रकारिता पढ़नी पड़ेगी। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। 198 साल पहले आज के ही दिन कानपुर से कोलकाता गए पंडित युगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड नाम का साप्ताहिक अखबार निकालकर हिंदी पत्रकारिता का श्री गणेश किया था। और इस श्री गणेश का अपना एक महत्व इसलिए है कि हिंदी पत्रकारिता के आद्य संपादक ने हिंदी पत्रकारिता की एक तरह से आदि प्रतिज्ञा भी स्थापित कर दी थी, और वो प्रतिज्ञा है हिंदुस्तानियों के हित के हित। जब उन्होंने अपना पहला संपादक, उसमें पहली टिप्पणी लिखी प्रकाशक की ओर से, वो प्रकाशक भी थे और संपादक भी थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजी में, बांग्ला में, फारसी में, इन भाषाओं के जानने वालों को तो खबरें मिल जाती, समाचार सूचनाएं मिल जाती हैं, लेकिन हिंदी वालों को नहीं मिल पाती है क्योंकि उनका अपना कोई अखबार नहीं है। तो हिंदी वाले लोग भी अपनी खबरें पढ़ लें, जान लें, समझ लें, इसके लिए उन्होंने यह और एक शब्द का प्रयोग किया, यह ठाट ठाटा। वैसे ठाट तो नहीं था वो, क्योंकि 1.5 साल ही चला था उदंत मार्तंड और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों को सहयोग नहीं मिला, इसलिए वो अखबार बंद भी करना पड़ा। लेकिन वो हिंदी का पहला अखबार है। 1931 के मई महीने तक हमारे यहाँ ये कहा जाता था, बड़े विद्वानों ने लिखा भी है, अपने समय का छोटे इतिहास लिखे थे, राय कृष्णदास वगैरह ने भी लिखे हैं, और उसमें वो कहते थे कि बनारस अखबार जो 1845 में बनारस से निकला था, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के द्वारा निकलवाया गया था, वो हिंदी का पहला अखबार था। लेकिन कोलकाता में एक राजा, मतलब बड़े जमींदार थे, उनकी लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन थे, ग्रंथपाल थे बंदोपाध्याय जी,
उन्होंने एक दिन देखा सफाई करते करते कि एक फाइल मिली उन्हें, उस फाइल में उदंत मार्तंड की प्रतियां मिली। उस पर उन्होंने विशाल भारत में 2 खंड में बहुत अच्छा लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने स्थापित किया कि ये 30 मई 1826 को प्रकाशित होने वाला उदंत मार्तंड हिंदी का पहला अखबार है। और तब से ये इतिहास का परिवर्तन हुआ कि नया इतिहास बना और आज हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना आया तब भी ये हल्ला मचा कि अब तो वो सब चला गया, कोई पढ़ता नहीं, कुछ नहीं करता, अब हिंदी के अखबार चले जाएंगे, पत्रकारिता जो मुद्रित पत्रकारिता है इसका दौर अब समाप्त हो जाएगा, इसका युग अब इसका पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कभी होगा भी नहीं, क्योंकि छपे हुए लिखे हुए शब्द की महत्ता और उसकी उपादेयता, उसकी सार्वकालिक जो कहते हैं आवश्यकता, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जब ये दौर आया टेलीविज़न और इसका, तो उसके बाद क्या हुआ, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की प्रसार संख्या बढ़ी और इतनी बढ़ी कि जब हिंदुस्तान के पहले 10 सबसे बड़े अखबार गिने जाने लगे तो उनमें एक भी अखबार अंग्रेजी का नहीं था, सबके सब भारतीय भाषा का अखबार थे। 5 या 6 अखबार तो हिंदी के हुआ करते थे सूची में। दूसरा, जब सोशल मीडिया तब भी लगा कि अब तो ये सूचनाओं का लोकतंत्र, अभिव्यक्ति का लोकतंत्र आ गया है, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि इनकी गैर जिम्मेदारी ने मुद्रित समाचार माध्यमों की उपादेयता और महत्व को और बढ़ाया है। ये अराजकता हो रही है इनमें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारे टेलीविज़न के निजी चैनलों का माध्यम से जो काम हो रहा है, तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। न केवल हमारा प्रसार संख्या बढ़ी है, बल्कि एक ज़माने में अंग्रेजी के अखबारों को 60 से 65% हिस्सा विज्ञापनों में मिल जाता था। देश भर में जितना विज्ञापन छपता, जितने राशि का विज्ञापन छपता था, आज भारतीय भाषाओं में लगभग 70% विज्ञापन जाता है भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में, 30% से बाकी सब चल रहे हैं। इसका मतलब है, क्योंकि यदि आपको विस्तार से जानना है, आपको पृष्ठभूमि जानना है, आपको यदि ये विश्लेषण समझना कि इसका फलितार्थ क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, उसके लिए आपको समाचार पत्र देखना पड़ेंगे। वो 1-1, 2-2 या 10-10, 20-20 सेकंड की जो फुलझड़ियाँ छूटती हैं, उससे किसी का समाचार जानने वाले का, उसका विस्तार जानने वाले का, उसका महत्व या प्रासंगिकता जानने वाले की जो भूख होती है, वो कभी दूसरे माध्यम नहीं कर सकते पूरी। इसलिए तमाम कमजोरियों के बाद भी, पैड न्यूज़ जैसे कलंकों के बाद भी, एक पैड न्यूज़ तो ताज़ा कलंक है, उसके पहले एक और कलंक हुआ था जिसमें हमारे आडवाणी जी ने कटाक्ष किया था कि आपसे तो घुटने टेकने के लिए कहा गया था, आप तो रेंगने लगे थे। इस सब के बाद भी मुद्रित माध्यमों का महत्व बना रहेगा, और ये हम लोग कहते हैं कि इस बात को हम लोग बड़े गर्व के साथ, बड़े संतोष के साथ हमें ग्रहण करना चाहिए कि वो मुद्रित पत्रकारिता का युग है, वो हमेशा रहने वाला है, उसका महत्व घटेगा नहीं, बढ़ने वाला है। अब जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ इस किताब के संबंध में, एक निबंध हमने दादा कैलाश चंद्र पंत के जब 75 साल पूरे हुए थे तब एक ग्रंथ का प्रकाशन किया था, और उसमें बहुत सारे, तो एक उसमें लेख था डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण का। उसमें एक लेख में एक बहुत अच्छी बात कही, तो उसका एक हिस्सा हमने छोड़ दिया, बाकी इसमें उपयोग किया है। और वो ये था कि ये जो गिरमिटिया मजदूर हमारे थे, ये गंगा जल, उसमें तुलसी की पत्ती और रामायण का गुटखा, ये 3 चीज़ें लेके गए थे। इन्होंने तो और भावों को और बड़ा मार्मिक प्रसंग बताया था कि इनकी सीताएं भी तो खतरे में थी वगैरह वगैरह, वो हिस्सा हमने छोड़ दिया। तो ये अर्थ ये है कि हमारे यहाँ के जो लोग बाहर गए, इन लोगों को भी एक तड़प थी कि हम इतने बिखरे बिखरे अलग हैं, लेकिन हम एक दूसरे की बात सुनें, एक दूसरे की परिस्थिति को जानें, एक दूसरे की समस्याओं को समझें। आखिर पत्रकारिता होती क्या है? आज जो पत्रकारिता का जो ज़्यादा स्थान जो घेर रहे हैं समाचार पत्रों में, वो पत्रकारिता नहीं है। कहा तो ये भी जाता है, एक परिभाषा पत्रकारिता की बताई गई थी कि जिसे छुपाना चाहा जा रहा हो समाचार वो है, बाकी सब प्रचार है। और संघर्ष तो हमारे यहाँ शुरू से हुआ है। जिस जेम्स आगस्टस हिकी ने पहला अखबार निकाला था, उसको भी जब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के आला अधिकारियों का भंडाफोड़ करना शुरू किया था, उनके कुकर्मों का, तो उसको प्रसारित किया गया था। तो छुपाया जो जा रहा है उसे आप यदि उजागर करोगे तो आपको प्रसारने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन हमारे जो विदेशों में जो गिरमिटिया मजदूर गए थे, खासतौर से हिंदी तो वो ही लेके गए हैं,
क्योंकि ये लोग वो अपने साथ जो संस्कार और संस्कृति लेके गए थे, और इनके साथ मज़े की बात ये थी कि इन्हें ले जाया तो गया था व्यवस्था में। ये वो भारतीय थे जिन्होंने परदेश में स्वदेश रचने की सांस्कृतिक यात्रा की, और इस यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान पत्रिकाओं का, पत्रों का है, जिनका जिक्र, जिनका अध्ययन और जिनको एक ही किताब में प्रस्तुत करने का बहुत महत्वपूर्ण काम डॉक्टर जवाहर कर्नावट ने किया है। मैं डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी को पुनः हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत काल में इस महत्वपूर्ण पुस्तक की उन्होंने रचना की, ये सामने आया। पर इसके करने के पहले क्या उनका श्रम रहा, क्या किस ढंग से उन्होंने एक तरह से मैं कहूँ साधना की, किस तरह का तप रहा, ये हमें जरूर जानना चाहिए। किस तप और त्याग से यह पुस्तक बन पड़ी है 20 वर्षों की साधना के बाद। इसलिए सबसे अधिक बधाई के पात्र आज वो हैं जिन्होंने एक अद्भुत हमारी बिखरी हुई चीज़ों का, हमारे अतीत के महत्वपूर्ण प्रसंगों का संकलन किया। और आगे वो बताते हैं कि इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में 27 देशों की लगभग 120 वर्षों की हिंदी पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी रेडियो प्रसारण सुविधा की यात्रा को सचित्र दर्शाने का प्रयास किया गया है। अनवरत श्रम, लगातार परिश्रम और पैशन के बाद यह पुस्तक बन पड़ी है, इसलिए इसके महत्व को हमें समझना चाहिए। और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर यह चर्चा एक बड़ा सार्थक आयोजन है। अब आप सोचें कि इसमें कई देशों में हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप क्या रहा, किस तरह का प्रयास हुआ। इस पुस्तक से हमें पहली बार कई लोगों को जानकारी मिलती है। मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, गयाना, सुरीनाम, त्रिनाद, टोबैगो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, हंगरी, बुल्गारिया, रूस, जापान, यूएई, कुवैत, कतर, चीन, तिब्बत, सिंगापुर, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल जैसे देशों से तथ्यों को जुटाना, आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत इन्होंने की होगी। मैं बार बार रेखांकित इसको कर रहा हूँ क्योंकि पुस्तक सामान्य कहीं बैठ करके शोध करके हमारे यहाँ जो आजकल लिखने का प्रयास होता है उसे बिल्कुल भिन्न है। और सच कहा गया यहाँ कि ये भविष्य में आने वाले लोगों के लिए रेफरेंस बुक है, अकादमिक काम है। पर एक चीज़ मैं उल्लेख करना चाहूँगा इस पर कि किसी भी देश की भाषाई पत्रकारिता को महत्व तब मिलता है, और आज की दुनिया में ख़ास तौर से, जब उसके पीछे उसकी आर्थिक ताकत होती है। हमारे डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी बैठे हैं, वो जापान में रहे हैं। जब हम लोग पत्रकारिता में सक्रिय थे तो सुना करते थे कि दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला अखबार, शायद तब असाई शिबून का नाम सुना करते थे, अब शायद वो बदल गया, ये दूसरे नंबर का अखबार वहाँ का हो गया है। आज मैं फैक्ट चेक कर रहा था तो मुझे बताया गया कि योमोरी शिन्बुन आज वहाँ नंबर 1 बिकने वाला अखबार। फ्रांस, लिमोंदे अखबार में आप जिन्हें आज सुनते हैं कि दुनिया में जिन्होंने सबसे बेहतर काम इनइक्वलिटी पर किया है, वो अरसासी, थॉमस पिकेटी वगैरह, या दुनिया के उनके बड़े विचारक पहले अपने अखबार में, अपनी भाषा के अखबार में वो लिखते हैं। आज अपने पड़ोसी एक मुल्क में जो पिछले लगभग 4-5 दशकों में वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया, आज आपकी इकॉनमी से वो कई गुना अधिक है। 77-78 तक आप और वो देश बराबर थे लगभग। वह देश अपनी भाषाओं की चीज़ों को कैसे आपके देश में, आपकी भाषाई चीज़ों में, आपके भाषाई इलाकों में किस तरह से वो प्रकाशन करके अपने सॉफ्ट पावर को बना रहा है और दुनिया में बना रहा है, ये जानने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए और ये जानना चाहिए। तो किसी भी देश की उस पत्रकारिता को ताकत उसके आर्थिक ताकत से ही मिलती है, और आज की दुनिया में तो आर्थिक ताकत निर्णायक हो गया। दुनिया की भाषाई पत्रकारिता में वहाँ की आर्थिक ताकत ने क्या रोल प्ले किया है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमें सोचना चाहिए। और मैं ज़रूर आग्रह करूँगा डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी से कि पुनः इस पक्ष पर हमें ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत श्रमसाध्य और बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। इन्होंने जिन चीज़ों का उल्लेख किया है उसमें आप देखिए कि मॉरिशस में हिंदी पत्रकारिता का 150 वर्ष पुराना इतिहास है, और जैसा आपने सुना, आर्य समाज की बड़ी निर्णायक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही।
एक दौर था जब टेक्नोलॉजी का दौर 90 से लगभग शुरू हुआ, उसके पहले विचारों ने दुनिया को बदला, 300-400 वर्षों तक बदला। तो हमारी पत्रकारिता जो विदेशों की भी थी उस वक्त की, भारत की तो थी, वो संघर्ष का पक्ष रहा हो या सृजन का पक्ष रहा हो, या भारत को किस तरह से एक शिखर पर पुनः हम ले जाएं, उसको जो विवेकानंद ने सपना देखा और कहा कि दुनिया की एक सिरमौर ये मुल्क कैसे बने, हमारा अतीत का विरासत कैसे और सामने आए, तो वो प्रेरणा पाने का जो कुछ वो रहा हो, वो उसी रूप में विदेशों में भी था जिस तरह हमारे देश में था। हमारी पत्रकारिता विदेशों की भी वैसे ही काम कर रही थी। और एक तरह से आज की दुनिया, आपने सुना है कि वेब मीडिया का है, मल्टीमीडिया का है, सोशल मीडिया का है, न्यू मीडिया का है, और अब हर व्यक्ति संस्थान वैश्विक, हम आज यहाँ लिखते हैं, दुनिया के हर कोने में लोग पढ़ते और जानते हैं। तो इस दौर में कैसे हम इस अपने अतीत की विरासत से बहुत सारे चीज़ सीख सकें और भविष्य के लिए प्रेरणा पा सकें। कर्नावट जी की पुस्तक में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे पत्रकारिता के विद्यार्थी पढ़ेंगे, उन्हें एहसास होगा कि आज हिंदी पत्रकारिता की पहुंच किस तरह से वैश्विक बन सकती है, बनानी चाहिए, हमारा अतीत कितना शानदार रहा है, हम कैसे उससे प्रेरणा लें। बहुत ही मैं कहूँ महत्वपूर्ण रचना है जिससे आने वाले समय में लोग इससे नई ऊर्जा, नई ताकत ग्रहण करेंगे। 27 देशों में हिंदी पत्रकारिता का सिंहावलोकन, ये पुस्तक है। कर्नावट जी को मैं पहली सलाह ये दूंगा कि विदेश में हिंदी पत्रकारिता की जगह अगर जब नया संस्करण निकले और हमारी सलाह आपको ठीक लगे तो आप इसका शीर्षक दें दुनिया भर में हिंदी पत्रकारिता। मैं ये कहूँगा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद या पढ़ते समय आपको लगेगा कि हिंदी पत्रकारिता प्रेम का धागा है जो दुनिया में भारत से चलता है और भारत आकर पहुंचता है, एक वर्तुल बनाता है। और यही इस पुस्तक से हम पाते हैं। लेकिन आपको एक सूचना ज़रूर देना चाहता हूँ, इन्होंने एक अद्भुत नया शब्द दिया है और हम सब लोगों के लिए जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी वाले हैं, उनको ये शब्द आगे चलाना चाहिए। रिसर्चर के लिए इन्होंने एक नया शब्द दिया है, अनुसंधित्सु, ये शब्द है और ये नया शब्द बहुत प्यारा है। बाकी इन्होंने प्रदेश में स्वदेश वगैरह जो लिखा है वो तो लिखा ही है। और 150 हमारे कई मित्रों ने 120 साल की पत्रकारिता के बारे में कहा। सचमुच इस पुस्तक में 175 वर्षों की पत्रकारिता का उल्लेख है। लंबे समय से इन्होंने काम किया है, ये सब इसमें है ही। लेकिन ये पुस्तक जब मेरे हाथ में आई तो और इसको मैंने पलटा तो मेरी जो पहली जिज्ञासा थी कि इस पुस्तक में जब ये पूरे दुनिया की पत्रकारिता के बारे में ये पुस्तक बताती है तो मैंने इसमें खोजा कि सिंगापुर में हिंदी पत्रकारिता के अध्याय को क्यों न देखें। इस पुस्तक की एक खूबी जो है जिसके बारे में संयोग से पहले के वक्ताओं ने ध्यान नहीं दिया है या दिया है तो उसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इस पुस्तक का हर अध्याय जब आप पढ़ेंगे, पत्रकारिता पर तो बाद में आप जाएंगे, उस देश के बारे में प्रारंभिक जानकारी आपको मिलती है। ये इस पुस्तक की मैं सबसे खूबसूरत बात समझता हूँ। नॉर्वे में हिंदी पत्रकारिता है, यह अपने आप में ऐसी सूचना है, माओवाद से भी आप लड़ सकते हैं उस पत्रकारिता के जरिए और नॉर्वे में ओस्लो में लड़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये पुस्तक जिसका पर चर्चा हुई और उसका हम समापन कर रहे हैं, मैं जवाहर कर्नावट जी को
बधाई देता हूँ आप सबकी ओर से और अपनी बात पूरी करता हूँ।